हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश के बारे में। इस वंश में राजा हर्षवर्धन का ज्यादा योगदान होता है और ये जो वंश है ये उत्तर भारत का एक बहुत प्रसिद्ध वंश है। आज अपना प्राचीन भारत का 19वां लेक्चर है। इससे पहले अपने 18 लेक्चर हो चुके हैं। आपका एचसीएस का एग्जाम डेट के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि 21 मई एग्जाम डेट दी है। तो 21 मई तक हम इतिहास विषय को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हम दूसरा विषय भी स्टार्ट करेंगे। अब दिन में एक लेक्चर होता है अपना, जल्दी ही हम 2 लेक्चर शुरू करने वाले हैं ताकि एग्जाम से पहले 2 टॉपिक तो आपके कवर हो जाएं। वैसे हमने ये सीरीज यूपीएससी पीसीएस के लिए चलाई थी जिसमें आपका एचसीएस आरएएस यूपी पीसीएस वगैरह शामिल होते हैं, लेकिन आपका एग्जाम जल्दी ही है तो हम इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। कंप्लीट कोर्स तो शायद नहीं हो पाएगा तब तक, लेकिन जितना हो सकेगा उतना तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए। तो आज का जो वंश है आपके लिए ये थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, जिसको हम वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं। और इसमें राजा कन्नौज के बारे में ना, ये क्या था, राजा हर्षवर्धन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। कुछ इनके बारे में प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह जो भी है वो पढ़ना है हमें, जो जहां से क्वेश्चन आते हैं। और इनकी 2 राजधानियां होती हैं, एक है थानेश्वर और एक है कन्नौज। इसकी पूरी कहानी भी पढ़ेंगे। इस वंश की स्थापना कैसे होती है, कौन कौन से इसमें शासक होते हैं, क्या क्या घटनाएं होती है, किन के साथ युद्ध होते हैं, इनकी जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी एक अच्छी ही कहानी के रूप में पढ़ेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर लेना ऐप शिक्षा युग 2.0 से, जो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं अपने इस मैप के ऊपर। ये आपका मैप है। ये जो वर्धन वंश है या पुष्यभूति वंश है, इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो यहां तक का है। ये इसका क्षेत्र विस्तार है। क्षेत्र विस्तार आप देख रहे हो कि उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र इसके अंदर आता है। यानी कि ये यहां से कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के और दक्षिण भारत को छोड़ के संपूर्ण उत्तर भारत इसके अंदर आता है। ये आपका ये हर्षवर्धन का शासनकाल के दौरान इतना क्षेत्र विकास होता है। उससे पहले तो इतना नहीं है, लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल में ऐसा होता है। ये किसके शासनकाल में होता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में इतना होता है, हर्षवर्धन के काल में। तो ये इतना क्षेत्र का पे ये शासन करते हैं। और जो राजा हर्षवर्धन है ये प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट बोले जाते हैं, अंतिम हिंदू सम्राट हैं ये। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पुष्यभूति। तो सबसे पहले के जो संस्थापक है ना, ये पुष्यभूति हैं। इस वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति हैं। पुष्यभूति पुष्यभूति के बारे में कहा जाता है कि ये गुप्तों के सामंत या फिर कोई अधिकारी रहे होंगे। उनकी सत्ता कमजोर हो जाने से इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया और खुद शासक बन गए, ऐसा कहा जाता है। तो इनके बारे में देखते हैं। इस वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यभूति है, पुष्यभूति है। और इन्हीं के नाम से इस वंश की स्थापना हुई है, तो इसको पुष्यभूति वंश भी बोल देते हैं और वर्धन वंश भी बोलते हैं इसको। उसी के नाम पर यह वंश पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। बाणभट्ट के हरिश्चरित में इस वंश का वर्णन मिलता है। इस वंश का वर्णन कहाँ मिलता है? बाणभट्ट के हरिश्चरित में। हरिश्चरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हरिश्चरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणि ने। ये जो उस समय के जो प्राचीन भारत के जो लेखक हैं, इनकी रचनाएं हैं, ये आपको अलग से लिख लेनी है, ध्यान में रखनी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन सी रचना किस लेखक की है। पुष्यभूतियों के बारे में ऐसा मत है कि कुछ तो बोलते हैं कि ये वैश्य थे, यानी कि ये व्यवसाय करने वाले कैंडिडेट थे। कुछ बोलते हैं कि ये क्षत्रिय जाति से थे। अब इनके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है कि ये वैश्य थे, क्षत्रिय थे, क्या थे, कंप्लीट नहीं पता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि या तो ये वैश्य थे या फिर ये क्षत्रिय थे। पुष्यभूति के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। वह संभवतः गुप्तों का अधीनस्थ सामंत व अधिकारी था। जो पुष्यभूति था, या तो ये गुप्तों का, जो गुप्त राजा हुए हैं उनका या तो ये सामंत था कोई, या फिर ये कोई उच्च अधिकारी था। और उनकी सत्ता कमजोर पड़ने पर इन्होंने अपने राज्य की स्थापना कर ली, जिसकी राजधानी इन्होंने थानेश्वर स्थापित कर ली। आगे यही बात लिखी है। गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर ये उत्तर पूर्वी पंजाब, जो वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र आता है, जो कुरुक्षेत्र के पास पड़ता है, अपनी राजधानी स्थापित कर ली। और थानेश्वर को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया। और अपनी राजधानी को क्या बना लिया? थानेश्वर। थानेश्वर को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया। ये एक शिव के भगत थे, ये शिव के भगत थे। और जो हर्षवर्धन है वो भी शिव के भगत थे, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। सबसे पहले वो अपने पिता दादा की तरह वो भी शैव भगत थे, शिव की उपासना करते थे, लेकिन बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और जो पुष्यभूति हैं, पुष्यभूति पर वैभवचारी नामक एक शैव सन्यासी थे। वैभवचारी नामक एक शैव सन्यासी थे, उनके प्रभाव था, उनका इनके ऊपर प्रभाव था। और इन्हीं के प्रभाव से इन्होंने शैव धर्म को अपनाया था। वहां पे लोग अपनी मर्जी से अपना धर्म अपना सकते थे उस समय पे।
आज तो कास्ट सर्टिफिकेट, धर्म के सर्टिफिकेट बनते हैं, उसमें पैसा कोई प्रावधान नहीं था। तो अब तो ये धर्म चेंज करने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसे कुछ नहीं था। दूसरा नंबर आता है प्रभाकर वर्धन का। प्रभाकर वर्धन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो प्रभाकर वर्धन है, ये इन्होंने जो अपनी जो सत्ता मिली थी उसका काफी विस्तार किया और मजबूत स्थिति, सुदृढ़ स्थिति प्रदान की इन्होंने। तो इसलिए वर्धन वंश की शक्ति का प्रतिष्ठा व संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, यानी इनको प्रतिष्ठा और का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र विस्तार को काफी क्या, एक इंसान ने स्थापना कर दी, दूसरे ने उसका क्षेत्र विस्तार किया, उसकी स्थिति को मजबूत किया, नींव की जड़ को मजबूत किया, इसलिए उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा का संस्थापक था। उसका अनुमानित समय है ना वो 6ठी शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। 6ठी शताब्दी का अंतिम चरण इनका समय माना जाता है। उसकी उपाधियां थी, इसकी प्रभाकर वर्धन की, प्रभाकर वर्धन की उपाधियां थी परम भट्टारक और महाराजा धीराज। परम भट्टारक और महाराजा धीराज इनकी उपाधियां थी। और इन उपाधियों से स्पष्ट होता है कि यह एक सार्वभौम और शक्तिशाली राजा था। अगर इतनी बड़ी उपाधि है इनके पास, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां हैं, तो इसका मतलब ये शक्तिशाली राजा था। इनका क्षेत्र विस्तार कुछ ज्यादा था, ज्यादा क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया है, सुदृढ़ राजा थे ये। अब प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थे। एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री, एक पुत्र था जिसका नाम था राज्यवर्धन, और उससे छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। तो 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है। अब कंडीशन क्या होती है अभी देखते हैं। जब इनका जो ज्यादातर समय है वो उत्तर पश्चिम सीमा पे हुणों के साथ युद्ध में ही गुजर जाता है, और यहीं पे आगे चल के जो लड़ाइयां होती है, अपने पुत्र को प्रभाकर वर्धन अपने राज्यवर्धन को भेज देता है, और इसी दौरान इनकी भी मृत्यु भी हो जाती है। कहानी को समझते हैं क्या होता है। इनकी एक पुत्री है, एक राज्यवर्धन नाम का पुत्र है, एक हर्षवर्धन नाम का पुत्र है। प्रभाकर वर्धन के जीवन का अंतिम चरण है वो पश्चिमोत्तर सीमा पर प्रभाव जमाए हुए हुणों से युद्ध करने में गुजर जाता है, यानी कि यहाँ पे हुण अपना प्रभाव जमाए हुए हैं और इनसे युद्ध करते हुए ही इनका ज्यादातर जीवन गुजर जाता है। होता कुछ इस प्रकार से है। हरिश्चरित के अनुसार, हरिश्चरित जो बाण भट्ट ने लिखी थी, कि उस बुक के अनुसार प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम चरण में हुणों ने उसके राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया। जब ये अपनी शरण मतलब मरण सीमा पे हैं, मतलब मृत्यु के नजदीक हैं, उस समय पे हुणों ने आक्रमण कर दिया इनकी सीमा पर। और वृद्ध और ये बीमार हैं, उम्र में ये वृद्ध हो चुके हैं, बुढ़ापे में आ चुके हैं, और स्थिति ज्यादा बीमार है। इस स्थिति में ये खुद युद्ध करने के लिए जा नहीं सकते, तो इसलिए अपने पुत्र राज्यवर्धन को वहां पे भेज देते हैं, और राज्यवर्धन को हुणों को दबाने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए, उनको दबाने के लिए यहाँ पे भेज देते हैं। भाई बेटा जा, तू जा, उनसे युद्ध लड़ और उनको वहां से खदेड़ दे, भगा दे या उनका दबा दे। अब समय होता है राज्यवर्धन का। अब राज्यवर्धन, जिस समय राज्यवर्धन हुणों के विरुद्ध अभियान कर रहा था, वहां गया हुआ था हुणों से लड़ाई करने के लिए, उस समय उसे अपने पिता की स्थिति की सूचना मिली। तो यहाँ पे सूचना मिलती है राज्यवर्धन को कि तुम्हारे पिता की स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको जल्दी से जल्दी घर पे चलना चाहिए। लेकिन जब ये घर पे पहुंचते हैं तो घर पहुंचने से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनकी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, और फिर इनके जीजाजी यानी कि वो वर्मन की भी मृत्यु हो जाती है। वो भी देखते हैं। जिस समय राज्यवर्धन हुणों के विरुद्ध अभियान कर रहा था, उसे पिता की स्थिति के बारे में पता चला। सूचना करते ही वह वापस थानेश्वर लौटा, परंतु उस समय तक प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। जब वो वापस पहुंचे तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। अब शासक कौन हो गए? राज्यवर्धन। कौन हो गए? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन उसी समय जब गद्दी पर बैठे, उसी समय उनको समाचार मिलता है कि बंगाल के शासक शशांक, जो गौड़ शासक शशांक थे बंगाल के, इन्होंने और मालवा के शासक जो राजा देवगुप्त हैं, दोनों ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। और कन्नौज में इनकी जो बहन थी राज्यश्री, उनकी शादी की हुई थी, वहां पर आक्रमण कर दिया। और ग्रहवर्मन जो इनकी बहन के पति थे, उनकी हत्या कर राज्यश्री को कैद कर लिया। जब ये गद्दी पर बैठते हैं, शासक बनते हैं, इनको पता चलता है कि तुम्हारे बहनों की हत्या कर दी गई है और तुम्हारी बहन को बंदी बना लिया गया है। ऐसी स्थिति में ये वहां से चलते हैं युद्ध करने के लिए। उनकी योजना, अब जो ये थे देवगुप्त और शशांक, इन दोनों की योजना थी कि कन्नौज को तो हमने जीत लिया, अब हम थानेश्वर पे भी हमला करेंगे, थानेश्वर पर भी आक्रमण करेंगे।
इस दुर्घटना की सूचना सुनकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने क्या किया, देवगुप्त की सेना को पराजित किया। ये जो कैंडिडेट है देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया। और शशांक है इसकी सेना को पराजित किया। तो शशांक ने धोखे से क्या कर दिया, इसका राज्यवर्धन की हत्या कर दी। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि इन्होंने देवगुप्त की हत्या कर दी थी। किसने, राज्यवर्धन ने। इसलिए अपने दोस्त की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक ने इसकी राज्यवर्धन की हत्या कर दी, यानी कि एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। और कहीं पे लिखा हुआ कि देवगुप्त की हत्या बाद में होती है। तो उसने देवगुप्त की सेना को पराजित किया, परंतु शशांक जो बंगाल का शासक था उसने धोखे से उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद जो समय आता है वो आता है हर्षवर्धन का। अब हर्षवर्धन के लिए बड़ी विकट स्थिति हुई यहाँ पे। उनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, उनके बड़े भाई की डेथ हो चुकी है, उनके बहनोई की डेथ हो चुकी है, उनकी बहन को बंदी बना लिया गया है। और करीब ये 16-17 साल की एज बताई जाती है अलग अलग बुक्स में। तो ये एक छोटी सी उम्र के हैं, उस समय पे राजा बनते हैं, ज्यादा सुदृढ़ नहीं है और कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। तो फिर समय आता है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन क्या करते हैं, वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन अत्यंत विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। आपने देखा कि विकट परिस्थितियां क्या थी, पिता की हत्या, बड़े भाई की हत्या और उनके बहनोई की हत्या हो गई थी। राज्यवर्धन की हत्या के बाद यानी अपने बड़े भाई की हत्या के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा बनता है। राजा बनते ही उसने शशांक और देवगुप्त से बदला लेने के लिए, शशांक जो बंगाल का शासक था शशांक, और देवगुप्त जो मालवा का शासक था, उन दोनों से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। और वो वहां से अपनी बहन की रक्षा के लिए कन्नौज की ओर बढ़ा। अब ये थानेश्वर से बढ़ता है, यानी दोनों से बदला लेना है और अपनी बहन को वहां से आजाद करवाना है। लेकिन जब ये रास्ते में ही होता है तो इनको खबर मिलती है इनकी बहन के बारे में। तो देखते हैं अगला पॉइंट। मार्ग में उसे कामरूप के राजा जिनका नाम है भास्कर वर्मन का एक दूत का नाम है हंसबेग मिलते हैं। और वो प्रभाकर इससे क्या हर्षवर्धन से मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं। कौन, हंसबेग। और हंसबेग किसके दूत हैं, भास्कर वर्मन के। ये हर्षवर्धन से मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं और ये इन्हें स्वीकार कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये कुछ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मंडी में सूचना मिली कि राज्यश्री कैद से मुक्त होकर, जो इनकी बहन थी राज्यश्री, वो कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है सती होने के लिए। विंध्याचल चली गई है सती होने के लिए। उसमें सती प्रथा का प्रचलन था, यानी किसी महिला के पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को भी उसके साथ ही सती कर दिया जाता था, यानी कि जला दिया जाता था। तो ये वहां सती होने के लिए चली गई, विंध्याचल चली गई। अब ये क्या करेगा कि इनसे प्रभाकर वन, ये क्या था, देवगुप्त, और जो ये यहाँ पे हैं क्या नाम इनका, शशांक, इन दोनों से तो बदला बाद में लेंगे। अगर अपनी बहन है उसको बचा लिया जाए, क्योंकि वो सती होने के लिए गई हुई है, अगर उनको सती होने से बचा लिया जाएगा तो इनसे तो हम बदला बाद में भी ले लेंगे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से अपना टारगेट छोड़ के विंध्याचल की ओर चल पड़ते हैं। फिर वो कन्नौज का मार्ग छोड़कर विंध्याचल की ओर चला गया, क्योंकि उसे पता है कि इनको तो हम बाद में देख लेंगे। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राज्यश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। यानी कि किसी मूवी में देखा ना कि एडजस्ट कति करेक्ट पॉइंट पे पहुंच जाना, हाँ कति लास्ट मोमेंट पे। तो लास्ट मोमेंट पे पहुंच जाते हैं और अपनी बहन को ये बचाते हैं, समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा कोई नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, कुछ नहीं है, बहन तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। और ये इसको वापस कन्नौज ले आते हैं, क्योंकि कन्नौज में इनकी बहन की शादी थी। यहाँ के शासक थे इनके जो बहनोई थे ग्रहवर्मन। तो ग्रहवर्मन तो नहीं रहे और इनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो आगे की स्थिति क्या होती वो भी देखते हैं। ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो कन्नौज के जो मंत्री थे वे और राज्यश्री की सहमति, क्योंकि यहाँ के शासक कौन थे, ग्रहवर्मन की हत्या हो चुकी थी। तो अब भार किस पे आ गया था, राज्यश्री पर। तो राज्यश्री और वहां के जो मंत्री थे उन्होंने सहमति जता के हर्ष को कन्नौज का शासक बना दिया। हर्ष कहाँ के शासक थे, थानेश्वर के। और यानी कि जहां इनकी बहन की शादी हुई थी वहां का भी इनको शासक बना दिया जाता है, दोनों जगह का शासक। अब क्या करते हैं, ये अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित या हस्तांतरित कर लेते हैं, वहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि दोनों जगह पर हम नियंत्रण कर सकें। क्योंकि बहन अकेली पड़ गई है तो ये अपनी राजधानी वहां से हस्तांतरित कर लेते हैं थानेश्वर से कन्नौज की तरफ।
इसके साथ ही कन्नौज अब उत्तरी भारत का राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। अब ये केंद्र बिंदु हो जाता है, सेंटर पॉइंट हो जाता है। अब ये हो गया दिल्ली, यानी कि अब कन्नौज हो गया दिल्ली। अब राजनीतिक व्यवस्था जो भी है, राजनीतिक जो भी होगी वो यहीं से होगी। फिर हर्ष के शासनकाल में देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई हर्ष के शासनकाल में, क्योंकि ये हर्ष के बाद ये वर्धन वंश भी समाप्त हो जाता है। तो इसके शासनकाल में जो जो मुख्यतः घटनाएं हैं वो हम देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई हैं। नंबर 1 पे देखते हैं, हर्ष ने शशांक जो गौड़ शासक है उसको पराजित कर दिया, क्योंकि शशांक ने इसके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया, अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। हेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया था। संभवतः ये 5 राज्य, ऐसी संभावना है कि ये 5 राज्य थे, पंजाब था, कन्नौज था, बंगाल गौड़ या बंगाल जिसके शासक शशांक थे, मिथिला, बिहार, उड़ीसा जो वर्तमान में उड़ीसा है। ये राज्य इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए थे, अपने नियंत्रण में इन्होंने कर लिए थे। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन पश्चिम के शासक थे। इन्होंने क्या किया, इनके साथ इनकी मित्रता नहीं थी, शत्रुता थी। हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी पुत्री की शादी वो ध्रुवसेन द्वितीय से कर दी, और जो शत्रुता थी उसको शत्रुता तो कोई इन्होंने मित्रता में बदल लिया। ध्रुवसेन से अपनी पुत्री की शादी करके या विवाह करके शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध इन्होंने स्थापित कर लिए कि भाई दुश्मनी में कोई फायदा नहीं है, भाईचारा रिश्तेदारी ठीक है। हर्ष एवं पुलकेशी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। अब हर्ष को क्या होगा, हर्ष को लग गया शोक, ये मतलब एक मजा आ गया कि हम ये भी जीत लेंगे, ये क्षेत्र भी जीत लिए। अभी दक्षिण भारत की ओर अभियान करते हैं और नर्मदा नदी के तट तक पहुंच जाते हैं शासन के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, पुलकेशी द्वितीय से इनका युद्ध हो जाता है, पुलकेशी द्वितीय के साथ। पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध होने पर ये हार जाते हैं। तो हर्ष को किसने हराया था, हर्ष को किस शासक ने हराया था, पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। हर्ष को किसने हराया था, हर्ष को हराया था पुलकेशी द्वितीय ने। ओके, पुलकेशी द्वितीय ने हराया था। ये ऐसा ऐहोल प्रशस्ति में या ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशी द्वितीय किस वंश का शासक था, ये चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशी द्वितीय किस वंश का शासक था, चालुक्य वंश का शासक था। ओके, ये बात ध्यान रखना, ये वाले भी, ये चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशी द्वितीय, और पुलकेशी द्वितीय ने हर्ष को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले, हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध के दांत कन्नौज निकट संघाराम में स्थापित किए थे। इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर भगवान बुद्ध के दांत यहां स्थानांतरण किए थे, और इन्होंने कश्मीर को छोड़कर सभी उत्तरी भारत पे शासन किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल, चोल और कांची पर विजय की। इन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान में कुंतल पर, चोल पर और कांची क्षेत्र पर इन्होंने विजय हासिल की, लेकिन ये पुलकेशी द्वितीय से नहीं जीत पाए, और ये चालुक्य वंश के शासक पुलकेशी द्वितीय से नहीं जीत पाए। हर्ष के साम्राज्य में प्राय संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। इनका क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, क्योंकि इसके आगे पुलकेशी द्वितीय ने इन्हें बढ़ने नहीं दिया, और उधर दक्षिण में ही विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम में सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र लगता है, काठियावाड़ जो गुजरात का क्षेत्र लगता है, यहां तक इनका शासन हुआ है। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया, 647 ईस्वी तक शासन किया। चूंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद भारत में, उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल जाती है, फिर से अराजकता फैल गई, क्योंकि कोई यहाँ का इनका उत्तराधिकारी नहीं था और कोई अच्छा राजा यहाँ नहीं मिला इन्हें, तो अराजकता फिर फैल जाती है। फिर देखते हैं कन्नौज पर, इनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर एक अर्जुन नाम का कोई स्थानीय शासक होता, कोई छोटा शासक होता अर्जुन, वो इन पर अधिकार जमा लेता, अपना आधिपत्य जमा लेता है इनके बाद में। तो हर्षकालीन प्रशासन के बारे में देखते हैं, हर्षकालीन प्रशासन कैसा था, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी हर्ष के समय में। तो कहीं कहीं बताया जाता है कि हर्ष के समय में प्रशासनिक व्यवस्था थी, दंड की व्यवस्था यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी,
और प्रशासन ज्यादा अच्छा नहीं था। तो देखते बाण भट्ट ने क्या लिखा अपने हर्षचरित में। हर्ष के शासन काल समाज में जानकारी बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से मिलती है और चीनी यात्री जो हेनसांग हैं उनसे भी मिलते हैं। हेनसांग ने सीयू की किताब लिखी थी। हेनसांग को कहते हैं यात्रियों का राजकुमार और इनकी एक किताब है सीयू की लिखी थी और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय के पर्वतों से और दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक है। पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक इसकी सीमाएं थी। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पे आधारित था, सामंतवादी था, सामंती संगठन पे ये आधारित था इनका साम्राज्य। राज्य की जो प्रशासनिक सुविधा थी उसके लिए ग्राम सबसे जो छोटी इकाई ग्राम होती है, फिर विषय, फिर भुक्ति, प्रांत, फिर राष्ट्र में ये विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था, भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था, विषय का तात्पर्य जिले से था, यानी कि सबसे पहले गांव, फिर जिला, फिर स्टेट और फिर पूरा देश। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। हेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगिणी सेना कहते थे, यानी कि 4 तरह की सेना इसमें शामिल थी। नंबर 1 में पैदल सेना थी, नंबर 2 पे घुड़सवार सेना थी, नंबर 3 पे रथ सेना थी और नंबर 4 पे हाथियों की टुकड़ियां थी। नंबर 4 पे हाथियों वाली टुकड़ियां थी। सम्राट को यानी कि राजा हर्ष को सहायता या उससे पहले के जो राजा हैं उनको सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद था, ऐसा नहीं कि राजा कुछ ही अपनी मर्जी से करेगा। हाँ, जो सर्वोच्च होता था ना, जो न्याय करने का सर्वोच्च अधिकारी, वो राजा खुद हुआ है। अब तक जो हमने पढ़े हैं सम्राट खुद होता था। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। मंत्री को या तो सचिव बोलते थे या फिर अमात्य। आज भी मंत्री को सचिव नहीं बोलते, सचिव का पद आज अलग से बनाया हुआ है। तो जो परंपराएं चल रही ना, थोड़ा सा बदलाव के साथ आज भी चल रही है, जो हजारों सालों से चली हुई थी। भंडी हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। जो भंडी था वो हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। प्रधान सचिव कौन था? भंडी था। अवंती विदेश सचिव था जिसकी संज्ञा थी महासंधि विग्रह। अवंती जिसकी महासंधि विग्रह संज्ञा थी। सिंहनाद उनका प्रधान सेनापति था। प्रधान सेनापति कौन था? सिंहनाद था। प्रधान सेनापति सिंहनाद। कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। स्थानीय क्या है? राजस्थानीय संभवतः वायसराय या गवर्नर, यानी कि जो स्थान के जो लोग थे या जो उनकी देखभाल करते थे वो वायसराय या गवर्नर होता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी खुद सम्राट था। न्याय व्यवस्था का अधिकारी कौन था? खुद सम्राट, यानी खुद राजा हर्षवर्धन था। हेनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कानून व्यवस्था जो हेनसांग ने ऐसा लिखा है कि हर्ष के समय में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हेनसांग कहाँ के थे? चीनी यात्री थे। कहाँ के थे? चीनी यात्री और बौद्ध शिक्षा हासिल करने के लिए भारत आए थे। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। जो राज्य को आय होती थी सबसे ज्यादा वो भूमि से हुआ करती थी। भूमि से सबसे ज्यादा तो भूमि कर के रूप में लेते थे। व्यवसाय के रूप में भी इनको आय मिलती थी। भौगिक कर वसूलने वाला होता था। भौगिक जो था वो कर वसूलने वाला। और पुस्तपाल जो जमीन का हिसाब रखने वाला था, पटवारी। आज के समय में कौन होता है? पटवारी होता है, जिसके पास जमीन का लेखा जोखा होता है। तो ये आज के समय का पटवारी। और भौगिक कर वसूलने वाला ये इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उपज का 6ठा भाग, 1/6 भाग ही उपज का राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। जो जितनी उपज हुई है उसका 6ठा भाग ही वसूल किया जाता था। अगर किसी किसान के पास अच्छी खासी जमीन है और उसको 60 क्विंटल गेहूं हुए हैं तो 60 क्विंटल का 1/6 यानी कि 10 क्विंटल आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। 50 क्विंटल आप अपने पास रख सकते हैं। ऐसी स्थिति थी यहाँ पे। हर्षकालीन धर्म की बात करते हैं तो ये पहले तो शैव धर्म को मानते थे, लेकिन हर्ष ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। हर्ष के पूर्वज और खुद हर्ष भी भगवान शिव को मानते थे और उन्हीं के उपासक थे। शुरू में हर्ष भी कुल देवता शिव का ही परम भक्त था, लेकिन चीनी यात्री हेनसांग से मिलने के बाद, क्योंकि ये बौद्ध धर्म
की शिक्षा लेने के लिए आए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रेय दिया। इन्होंने महायान शाखा को राजश्रेय दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और ये खुद बौद्ध बन गया। फिर ये हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उस समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र नालंदा विहार था। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया। कुंभ के मेले का प्रारंभ, कुंभ मेला जो आप देखते हो, कुंभ मेला, इसको प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। कुंभ मेला जो प्रारंभ हुआ था हर्ष के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में। इन्हीं को श्रेय जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। हर्षकालीन साहित्य के बारे में देखते हैं। हर्षकालीन साहित्य कैसा था? हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाएं क्या थी? प्रमुख विद्वान थे इनके बाण भट्ट, जिन्होंने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित, कादंबरी, मयूर, सूर्य शतक। और ऐसा भी बताया जाता कि हर्ष भी एक कवि थे, इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी थी। हर्ष ने भी कई रचनाएं लिखी थी। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका रत्नावली और ये नागानंद। 3 रचनाएं हैं, हर्ष की रचनाएं हैं। ये क्या है? हर्ष की रचनाएं हैं। हर्ष की रचनाएं कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। एग्जाम में पूछा जाता है कि रत्नावली किसकी रचना, कई बार पूछा गया है ये वाला, प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागानंद भी, ये तीनों पॉइंट कई बार पूछे जाते हैं। हर्ष की रचना, कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, या इनमें से हर्ष की रचना कौन सी है, ऐसे पूछ लेता है। हालांकि ऐसा भी बताया जाता है कि कोई धावक नाम का एक कवि था, उसने लिखी है ये हर्ष ने नहीं लिखी है, लेकिन ज्यादातर यही माना जाता है कि ये तीनों हर्ष ने लिखी हैं। इस काल में जयसेन नामक एक विद्वान था, जयसेन नाम का एक विद्वान था, जो स्वयं को कालिदास एवं भास के समान बताता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता। हर्ष के शासनकाल में सिंचाई का जो साधन था वो जल पंप हुआ करता था, जल पंप से सिंचाई की जाती थी। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्र का निर्माण का प्रसिद्ध स्थान था। सूती वस्त्र का कौन सा? मथुरा सूती वस्त्र का निर्माण का प्रसिद्ध स्थल था। हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था, यानी कि उत्तर कश्मीर छोड़कर बाकी हर जगह इनका शासन चलता था। हर्ष का क्षेत्र काफी विस्तार था। तो हर्ष के बारे में हमने ये पढ़ा, ये हर्ष के बारे में था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम हेनसांग के बारे में। हेनसांग के बारे में हम देखते हैं, ये विदेशी यात्री, चीनी यात्री हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत में आए थे। हेनसांग जिनका समय है वो 629 ईस्वी में भारत में आए थे और 645 ईस्वी में ये चले गए थे। 629 में आए थे और 45 में चले गए थे। करीब 15-16 साल ये रह के गए हैं यहाँ से। इन्होंने नालंदा बिहार बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से ये भारत आए थे। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम था सीयू की। सीयू के नाम एक पुस्तक लिखी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सीयू की किसकी रचना है, तो ये हेनसांग की है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और इनको वर्तमान का शाक्य मुनि भी बोला जाता है। किसको? हेनसांग को। वर्तमान का शाक्य मुनि किसको बोला जाता है? हेनसांग को। हेनसांग कहाँ के थे? चाइना के, चीनी। हेनसांग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। सबसे ऊपर जिसमें एक थे ब्राह्मण, जो कि सबसे सर्वोच्च था। उसने शूद्रों को किसान कहा। शूद्र को किसान, जो खेती बाड़ी किसानी करते हैं काम, वो शूद्र हैं, इन्होंने ऐसा बताया है। भारत में लंबे अरसे तक यानी करीब 15-16 साल ठहरने के बाद ये 645 ईस्वी में चीन लौट गए हैं। और ये इनकी कुछ बुक से मिला है, इनकी रचना से मिला है, और कुछ बाण भट्ट की जो हर्षचरित है उनसे मिला है। और ये कुछ हमें पढ़े हैं और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना जो वर्धन वंश था या फिर आप पुष्यभूति वंश के बारे में इतना ही डेटा था जो एग्जाम में आपके आते हैं। और अपने ये पूरे YouTube पर देख सकते हो, पूरे के पूरे लेक्चर फ्री। और आपको अगर फ्री PDF चाहिए, आपका कंटेंट का कोई चार्ज नहीं लिया जाता, या आप ऐप शिक्षा 2.0 से ले सकते हो, फ्री नोट्स हैं। और ये वीडियो शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी विद्यार्थी की हेल्प हो सके, तो जरूर शेयर करें। कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, लगातार वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे आपको अपने फ्री इस पे YouTube चैनल पे। तो आप ज्वाइन करें और वीडियो को शेयर करें, नोट्स को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।